हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर MP शर्मा। अपन पढ़ेंगे बायोलॉजी इस अंदाज में जिससे पढ़ते पढ़ते याद हो जाए, अलग से रटना नहीं पड़े। आज का टॉपिक है प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक सेल्स के डिफरेंसेस। प्रोकैरियोट का उदाहरण है बैक्टीरिया और यूकैरियोट का उदाहरण जैसे हमारी कोई कोशिका। तो दोनों कोशिकाओं के डिफरेंसेस को अपन एक तरीका तो ये था पढ़ने का कि एक टेबल बनाते और जितने डिफरेंस हैं 25-30 डिफरेंस हैं उन सबको एक साथ पढ़ लेते। अपन ने इस तरह से काम को निपटाया नहीं है। अपन ने विस्तार से डिफरेंसेस को समझा है और एक तरह से अपन ने संक्षिप्त में बैक्टीरियल सेल और यूकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर को भी समझ लिया है और रीजनिंग के साथ समझा है इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के डिफरेंसेस। लेकिन एक बात मैं आपको याद दिला दूं कि यदि ये वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे नए वीडियो आपको जल्दी जल्दी मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के डिफरेंसेस। तो अपन बात शुरू करते हैं एग्जाम्पल्स, उदाहरण से। इनका उदाहरण है बैक्टीरिया, जीवाणु, ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल। यहाँ पर उदाहरण है यूकैरियोट्स के उदाहरण है प्रोटिस्टा जिसका सबसे बड़ा ग्रुप प्रोटोजोआ, फिर फंजाई कवक, सारे प्लांट्स और सारे एनिमल्स। अब अपन डिफरेंसेस की बात करते हैं। तो पहला डिफरेंस जो इनके नाम में है, कैरियोन का मतलब न्यूक्लियस। प्रोकैरियोट न्यूक्लियस बनने से पहले के जीव, न्यूक्लियस नहीं बना इनमें। यूकैरियोट न्यूक्लियस वाले जीव, वास्तविक न्यूक्लियस वाले जीव। तो प्रोकैरियोट है ये, न्यूक्लियस नहीं होगा इनमें, नाम में ही है न्यूक्लियस नहीं होता। यहाँ पर न्यूक्लियस होता है, लेकिन यहाँ पर एक नाम और लिखा है न्यूक्लियोइड। और न्यूक्लियोइड क्या है? माइक्रोस्कोप में जब बैक्टीरिया को देखते हैं तो सेंट्रल पार्ट जो DNA के चारों ओर का है वह कुछ अलग सा नजर आता है। और ये अलग सा नजर आने वाला भाग ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई गोलाकार चीज है। तो न्यूक्लियस तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर उस भाग को नया नाम दे दिया न्यूक्लियोइड। तो न्यूक्लियोइड किन में पाया जाता है? प्रोकैरियोट्स में या बैक्टीरिया में पाया जाता है। दूसरा पॉइंट, न्यूक्लियर एनवेलप। तो जब न्यूक्लियस ही नहीं है तो न्यूक्लियर एनवेलप कैसे होगा? केंद्रक ही नहीं है तो केंद्रक का आवरण कहाँ से होगा? तो एब्सेंट है यहाँ पर। यहाँ पर ट्रू न्यूक्लियस है और ट्रू न्यूक्लियस के लिए आवश्यक है कि न्यूक्लियर एनवेलप भी हो, केंद्रक आवरण भी हो। और एक और इम्पोर्टेंट बात इस साथ में कि दो मेम्ब्रेन से बना हुआ है, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। तीसरा, सेल साइज, कोशिकाओं का आकार कितना है? तो कोशिकाओं का आकार यहाँ पर 0.1 म्यू से 10 म्यू, यहाँ पर 10 म्यू से 100 म्यू। म्यू क्या है? म्यू है 1 मिलीमीटर बराबर 1000 म्यू, 1 मिलीमीटर 1000 म्यू के बराबर। नेक्स्ट पॉइंट है नंबर ऑफ सेल्स, शरीर कितनी कोशिकाओं का बना हुआ है? यहाँ पर केवल एक सेल है। प्रोकैरियोट केवल एक सेल के बने हुए हैं, तो यूनिसेलुलर या एक कोशिकीय कहेंगे इनको। यूकैरियोट्स एक कोशिकीय भी हो सकते हैं और बहुकोशिकीय भी हो सकते हैं। एक कोशिका का बना शरीर भी हो सकता है, यूनिसेलुलर। एग्जाम्पल है इसका प्रोटिस्टा जिसका सबसे बड़ा ग्रुप है प्रोटोजोआ। बहुत सारी कोशिकाएं यदि शरीर में है तो मल्टीसेलुलर कहेंगे, बहुकोशिकीय कहेंगे। और एग्जाम्पल है फंजाई, प्लांट्स और एनिमल्स। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात और बता दूं कि यदि बैक्टीरिया हमारे को, जीवाणु हमारे को इस तरह से दिखाई दें, इसका मतलब ये नहीं है कि ये मल्टीसेल्युलर है। इसका मतलब है कि बहुत सारे बैक्टीरिया एक साथ चिपके हुए हैं। इसको अपन कॉलोनी कहते हैं, इनको अपन मल्टीसेल्युलर नहीं कहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है न्यूक्लियोलस, केंद्रिका। केंद्रक में एक डार्क स्टेनिंग बॉडी और होती है, गहरे रंग की एक गोलाकार संरचना और होती है, इसको केंद्रिका कहते हैं। ये राइबोसोम बनाने की फैक्ट्री कहलाती है, जो नहीं होती प्रोकैरियोट में और यूकैरियोट में पाई जाती है। प्रोकैरियोट में केंद्रिका नहीं होती, यूकैरियोट में केंद्रिका होती है। नेक्स्ट पॉइंट है राइबोसोम। तो यहाँ पर केंद्रिका नहीं होती, फिर भी राइबोसोम तो बनते हैं, राइबोसोम पाए जाते हैं। राइबोसोम प्रोकैरियोट में भी है, यूकैरियोट में भी है। डिफरेंस क्या है? यहाँ पर 70S हैं, छोटे हैं, यहाँ पर बड़े हैं 80S हैं। एस क्या है? एस श्वेतबर्ग की इकाई है, श्वेतबर्ग यूनिट। किस चीज की है?
सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, अवसादन गुणांक, किसी चीज को अपन सेंट्रीफ्यूज करें तो किस फोर्स पर वो कितने समय में सेडिमेंट होगी, उससे कैलकुलेट करते हैं अपन सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। और उसके नापने की इकाई वो है स्वेदबर्ग की यूनिट। जैसे वेट की इकाई ग्राम है, जैसे समय की इकाई सेकंड है, बस उसी तरह से सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट की यूनिट वो स्वेदबर्ग है। डिटेल में इसको एक अलग से वीडियो है इसका कि स्वेदबर्ग कैसे कैलकुलेट किया जाता है, या अवसादन गुणांक कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इस एस का मतलब क्या है। फिर राइबोसोम के बारे में एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, सबसे इम्पोर्टेंट है वो कि ये प्रोकैरियोट में भी है, यूकैरियोट में भी है। ये सबसे महत्वपूर्ण कोशिकांग है। ये न्यूक्लियोलस राइबोसोम बनाने की फैक्ट्री है और राइबोसोम प्रोटीन बनाने की फैक्ट्री है। प्रोटीन जीवन के लिए आवश्यक है, इसलिए सारे सजीवों में, सारे लिविंग बींग्स में राइबोसोम की उपस्थिति अनिवार्य है। इसलिए राइबोसोम को सबसे महत्वपूर्ण कोशिकांग कहते हैं। लेकिन एक और आश्चर्य की बात बता दूं कि इंपॉर्टेंट कोशिकांगों में सबसे महत्वपूर्ण तो ये है, महत्वपूर्ण और भी बहुत सारे हैं, तो कोशिकांगों में सबसे आखिर में इसकी खोज हुई क्योंकि ये सबसे छोटा है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, राइबोसोम पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी, और माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में पाए जाने के कारण इसको ऑर्गेनेली विद इन ऑर्गेनेली भी कहते हैं। कोशिकांग में कोशिकांग राइबोसोम कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली, प्लाज्मा कला से घिरे हुए कोशिकांग, प्लाज्मा कला से परिबद्ध कोशिकांग। बैक्टीरिया में अंदर कोई भी संरचना ऐसी नहीं होती जो चारों ओर से घिरी हुई हो प्लाज्मा कला से, यूकैरियोट्स में होती है। कौन कौन सी संरचनाएं हैं ये? पहले नंबर पे है माइटोकॉन्ड्रिया, जो पावर हाउस कहलाता है सेल का। ये माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती प्रोकैरियोट्स में। एटीपी तो बनते हैं लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती बैक्टीरिया में, माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है यूकैरियोट में। और इम्पोर्टेंट बात कि ये भी दोहरी इकाई कला से घिरी हुई है। दूसरा है क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल नहीं, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोफिल तो पाया जाता है उन सभी जीवों में जो ऑटोट्रोफ हैं, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल से सूर्य के प्रकाश में ग्लूकोज बनाते हैं। तो ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया भी होते हैं और ऑटोट्रोफिक उधर भी होते हैं, यूकैरियोट्स भी होते हैं। तो क्लोरोफिल तो यहाँ भी है और वहां भी है, किनमें? केवल ऑटोट्रोफ्स में। बात करें अपन क्लोरोप्लास्ट की। क्या क्लोरोप्लास्ट किसी एक थैले में बंद है? विशेष प्रकार के थैले में बंद है, और यदि विशेष प्रकार का थैला है तो उसको अपन क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है। यहाँ क्लोरोफिल तो होता है लेकिन क्लोरोप्लास्ट ये थैला नहीं होता है, जबकि यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट होता है, और यह भी दो मेम्ब्रेन का बना होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह से ये भी डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। तीसरे नंबर पर है गोल्जी कॉम्प्लेक्स, जो सिक्रेटरी ऑर्गेनेली कहलाता है। यह भी नहीं होता प्रोकैरियोट में, यूकैरियोट में होता है, और एक यूनिट मेम्ब्रेन का बना होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतः प्रदव्य जालिका, जो कोशिका का कंकाल बनाती है, जो एक जगह से दूसरी जगह पदार्थों का ट्रांसपोर्ट करती है। अंतः प्रदव्य जालिका, शॉर्ट में ER, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी एब्सेंट है प्रोकैरियोट में। यूकैरियोट में यह भी प्रेजेंट है, और यह भी एक इकाई कला का बना हुआ है। लाइसोसोम, लाइसोसोम में पाचन के एंजाइम पाए जाते हैं, हाइड्रोलाइसिस के एंजाइम पाए जाते हैं, और लाइसोसोम एब्सेंट है प्रोकैरियोट में, प्रेजेंट है यूकैरियोट में, और यह भी एक यूनिट मेम्ब्रेन से बना हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट, DNA, अनुवांशिकी पदार्थ है, इस पर जीन होते हैं। बिना अनुवांशिकी पदार्थ के कोई जीव नहीं हो सकता, ये तो आवश्यक है। DNA यहाँ भी है, यहाँ भी है, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में है। DNA की संरचना भी बहुत कुछ समान है। यहाँ भी डबल हेलिकल है, यहाँ भी डबल हेलिकल है। यहाँ भी उन सब क्षारों से बना हुआ है जिनसे यहाँ बना हुआ है। वही एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ग्वानिन यहाँ होते हैं, वही एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ग्वानिन यहाँ होते हैं। तो फर्क क्या है? अपन तो डिफरेंसेस की बात करें, फर्क क्या है? प्रोकैरियोट का DNA सर्कुलर है, सिरे नहीं होते, दोनों सिरे मिलकर एक सर्कुलर स्ट्रक्चर बना देते हैं, जबकि यूकैरियोट में एक सिरा और दूसरा सिरा रेखित संरचना है, लीनियर स्ट्रक्चर है। यूकैरियोट्स का DNA लीनियर स्ट्रक्चर है, जबकि प्रोकैरियोट्स का DNA एक सर्कुलर स्ट्रक्चर है। तो डिफरेंस केवल यही है, यहाँ सर्कुलर, यहाँ लीनियर, बाकी यहाँ का DNA और यहाँ का DNA दोनों। नेक्स्ट पॉइंट, हिस्टोन प्रोटीन्स। हिस्टोन प्रोटीन्स प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट है, यूकैरियोट में प्रेजेंट है।
ये बेसिक प्रोटीन है, क्षारीय प्रोटीन है ये, जो डीएनए के साथ जुड़कर डीएनए को पैक करती है, डीएनए का कंडेंसेशन करती है, उसका संघनन करती है। प्रोकैरियोट में एब्सेंट है, तो नेचर ने यहाँ पर दूसरा इंतजाम किया और वो है पॉलीअमीन प्रोटीन, पॉलीअमीन NH2, बहुत सारे NH2, इसलिए ये भी क्षारीय है। तो प्रोकैरियोट में, बैक्टीरिया में डीएनए पैक होता है पॉलीअमीन प्रोटीन के साथ। नेक्स्ट है क्रोमोसोम्स, गुणसूत्र। अब डीएनए पैक हुआ, सर्कुलर डीएनए पैक हुआ पॉलीअमीन प्रोटीन के साथ में, तो जो संघनन के बाद में संरचना बनी उनको अपन बैक्टीरियल क्रोमोसोम कहते हैं। और बैक्टीरियल क्रोमोसोम फूल की तरह से हैं, फ्लावर लाइक अरेंजमेंट है इनका, जबकि लीनियर क्रोमोसोम, रेखित क्रोमोसोम हिस्टोन प्रोटीन के साथ पैक हुआ तो संरचना बनी छड़ की तरह से, रोड लाइक स्ट्रक्चर। और ये वास्तविक गुणसूत्र हैं, जबकि यहाँ पर फूल की तरह की संरचना बनी, उसको अपन जीनोफोर कहते हैं। बैक्टीरिया में गुणसूत्रों के स्थान पर क्या पाए जाते हैं? जीनोफोर पाए जाते हैं, जबकि यूकैरियोट में ट्रू क्रोमोसोम पाए जाते हैं। जीनोफोर कैसे हैं? फूल की तरह के हैं। गुणसूत्र कैसे हैं? वास्तविक गुणसूत्र कैसे हैं? वो छड़ की तरह के हैं। नेक्स्ट पॉइंट है साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट, कोशिका द्रव्य की खास तरह की गति, साइटोप्लाज्म की खास तरह की गति यूकैरियोट्स में पाई जाती है। ये न्यूक्लियस के चारों तरफ साइटोप्लाज्म धीरे धीरे चारों तरफ गति करता है, परिसंचरण गति कहलाती है ये। और क्योंकि प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस नहीं होता तो इस प्रकार की गति नहीं हो सकती है, तो साइक्लोसिस नहीं पाया जाता प्रोकैरियोट्स में। अब बात करते हैं अपन रेस्पिरेटरी एंजाइम्स की, श्वसन के एंजाइम, वो एंजाइम जिनकी सहायता से एनर्जी मुक्त होती है, एटीपी बनते हैं। ये तो दोनों जगह जरूरी हैं, दोनों जगह पाए जाते हैं। प्रश्न है कि कहाँ पाए जाते हैं ये? तो प्रोकैरियोट्स में, जैसे बैक्टीरिया में ये सेल मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर ये सेल वाल है, सेल मेम्ब्रेन की आंतरिक सतह पर, साइटोप्लाज्म की तरफ की सतह पर यहाँ जुड़े हुए हैं रेस्पिरेशन के एंजाइम्स। यूकैरियोट्स में इस काम के लिए माइटोकॉन्ड्रिया है, तो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पर पाए जाते हैं रेस्पिरेटरी एंजाइम्स, वो एंजाइम जो मेम्ब्रेन से जुड़े होते हैं। लेकिन अपन जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में ग्लाइकोलाइसिस के एंजाइम भी पाए जाते हैं, यानी वो एंजाइम जो घुलनशील अवस्था में होते हैं, जो मेम्ब्रेन से नहीं जुड़ते वो तो मैट्रिक्स में होते हैं, और जो मेम्ब्रेन से जुड़े होते हैं वो इनर मेम्ब्रेन पर जुड़े होते हैं। ट्यूबुलिन प्रोटीन, ट्यूब बनाने वाली प्रोटीन, गोलाकार प्रोटीन कणिकाएं हैं, और इनके एसोसिएशन से, जुड़ने से सूक्ष्म नलिकाएं बनती हैं, छोटी छोटी पतली पतली नलिकाएं बनती हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स। ट्यूबुलिन प्रोटीन्स एसोसिएट टू फॉर्म द माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड बाय देयर डिसोसिएशन माइक्रोट्यूब्यूल्स डिसअपीयर। इनके एसोसिएशन से माइक्रोट्यूब्यूल बनती हैं, इनके डिसोसिएशन से माइक्रोट्यूब्यूल लुप्त हो जाती है। ट्यूबुलिन प्रोटीन बनने वाले जीन नहीं पाए जाते प्रोकैरियोट में। बैक्टीरिया में ट्यूबुलिन प्रोटीन नहीं होता, यूकैरियोट में ट्यूबुलिन प्रोटीन होता है। अब ट्यूबुलिन प्रोटीन के साथ जुड़ी हुई बहुत सारी इंपॉर्टेंट संरचनाएं हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। जैसे नेक्स्ट है माइक्रोट्यूब्यूल्स, सूक्ष्म नलिकाएं। तो माइक्रोट्यूब्यूल नहीं है तो सूक्ष्म नलिकाएं भी नहीं है प्रोकैरियोट में, जबकि वो प्रेजेंट होती हैं यूकैरियोट में। नेक्स्ट पॉइंट है माइक्रोट्यूब्यूल हैं तो एक खास तरह का कोशिकांग जो मेम्ब्रेन से बना नहीं होता, उसको सेंट्रियोल कहते हैं, जिसके पेयर को सेंट्रोसोम कहते हैं। एक अकेला सेंट्रियोल, उसका पेयर, इसका जोड़ा सेंट्रोसोम। तो माइक्रोट्यूब्यूल नहीं है तो खास तरह की संरचना सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल एब्सेंट होती है प्रोकैरियोट्स में, जबकि प्रेजेंट होती है वो यूकैरियोट्स में। ट्यूबुलिन प्रोटीन से ही जुड़े हुए कुछ और पॉइंट, इनमें से एक है स्पिंडल एपरेटस, माइटोटिक एपरेटस, तर्कु उपकरण। यूकैरियोट्स में विभाजन के समय, माइटोसिस और मियोसिस के समय, माइक्रोट्यूब्यूल का और सेंट्रियोल का एक खास तरह का स्ट्रक्चर बनता है, जिसके द्वारा गुणसूत्रों का पुत्री कोशिकाओं में समान वितरण होता है। इसको माइटोटिक एपरेटस कहते हैं। वापस दोहराऊं, माइटोटिक एपरेटस पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों के समान वितरण के लिए आवश्यक हो। किन में पाया जाता है ये? यूकैरियोट्स में पाया जाता है। प्रोकैरियोट्स में नहीं हो सकता क्योंकि सूक्ष्म नलिकाएं नहीं है, क्योंकि ट्यूबुलिन प्रोटीन नहीं है। नेक्स्ट है माइटोटिक एपरेटस नहीं है तो सेल डिवीजन की विधि क्या है? तो कोशिका विभाजन किस तरह का है? बैक्टीरिया में बाइनरी फिशन, एक बैक्टीरिया दो में डिवाइड होता है बाइनरी फिशन के द्वारा, जिसको एमाइटोसिस या असूत्री विभाजन भी कहते हैं।
लेकिन यह एमाइटोसिस अलग है यूकैरियोट के एमाइटोसिस से। जबकि यूकैरियोट में क्योंकि माइटोटिक एपरेटस है, इसलिए माइटोसिस और म्यूसिस के द्वारा डिवीजन होता है। सेल का डिवीजन माइटोसिस और म्यूसिस के द्वारा, किसमें? यूकैरियोट में, जबकि प्रोकैरियोट में बाइनरी फिशन या एमाइटोसिस द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट, फ्लैजेला और सीलिया। ये भी ट्यूबुलिन प्रोटीन से संबंधित संरचना है। लंबी चाबुक के समान फ्लैजेला, हिंदी में कशाब। छोटी छोटी बहुत सारी संरचनाएं जो एक साथ होती हैं वो रोमाग। इन संरचनाओं में ट्यूबुलिन प्रोटीन से बनी सूक्ष्म नलिकाएं पाई जाती हैं। और अपन जानते हैं कि सूक्ष्म नलिकाएं नहीं होती प्रोकैरियोट में, इसलिए सीलिया और फ्लैजेला भी नहीं होते प्रोकैरियोट में, यूकैरियोट में पाए जाते हैं। लेकिन अपन जानते हैं कि बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन एक आधार उसका फ्लैजेला की उपस्थिति है, और फ्लैजेला कहाँ पाए जाते हैं ये भी पॉइंट है उसका। इसका मतलब बैक्टीरिया में भी फ्लैजेला पाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि बैक्टीरिया के फ्लैजेला फ्लैजेलिन प्रोटीन से बनते हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन से नहीं बनते। और क्योंकि ये प्रोटीन अलग है, इसलिए इन फ्लैजेला की संरचना, उनका स्ट्रक्चर भी बिल्कुल डिफरेंट है और उनके काम करने का तरीका भी बिल्कुल डिफरेंट है। बैक्टीरियल फ्लैजेला वो बिल्कुल अलग होते हैं यूकैरियोट्स के फ्लैजेला से। सेल वॉल, कोशिका भित्ति। प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर एक और कठोर आवरण सेल वॉल पाई जाती है, प्रोकैरियोट्स में पाई जाती है। और बैक्टीरिया में पाई जाने वाली यह सेल वॉल बैक्टीरिया की कई प्रकार की परिस्थितियों में इसकी रक्षा करती है, वातावरण की परिस्थितियों से इसको बचाती है। और इसको मारना इस सेल वॉल के कारण इतना आसान नहीं होता। हम इनको मारने के लिए एंटीबायोटिक्स का प्रयोग करते हैं, और एंटीबायोटिक्स के काम करने का एक तरीका क्या है कि वो सेल वॉल नहीं बनने देते, सेल वॉल बनने में अवरोध उत्पन्न करते हैं, और सेल वॉल नहीं बनती है तो फिर उसको मारना आसान हो जाता है। तो सेल वॉल पाई जाती है, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि किसकी बनी हुई है? पेप्टाइडोग्लाइकेन, पेप्टाइडोप्रोटीन, ग्लाइकेन शुगर। शर्करा की और प्रोटीन दोनों से मिलकर जो बड़ा अणु बनता है उसको पेप्टाइडोग्लाइकेन कहते हैं, और यह पाया जाता है प्रोकैरियोट की सेल वॉल में। यूकैरियोट में सेल वॉल कुछ में होती है, कुछ में नहीं होती। किन में होती है? फंजाई में होती है। किन की बनी होती है? ये इंपॉर्टेंट है, काइटिन की बनी हुई है। काइटिन वही कठोर पदार्थ है जो इंसेक्ट्स के क्यूटिकल में, उसके आवरण में पाया जाता है। दीमक के दंतुर, डेंटिकल्स, दांत की तरह की संरचनाएं जो लकड़ी को काट देती हैं, वो भी काइटिन की बनी हुई है। सेल वॉल प्लांट्स में भी होती है, सेल्यूलोज की बनी हुई। एक पॉइंट और है, डाईएमिनो पामेलिक एसिड, और एक दूसरा कंपाउंड है इसके साथ में, म्यूरेमिक एसिड। यह भी प्रोकैरियोट की सेल वॉल में पाया जाता है, तो यहाँ पर प्रेजेंट। और इस तरह की सेल वॉल नहीं होती तो यूकैरियोट में। नेक्स्ट पॉइंट, पिलाई। बैक्टीरिया की सरफेस पर सूक्ष्म संरचनाएं, अंकुर की तरह की संरचनाएं, छोटे छोटे उभार पाए जाते हैं जिनको पिलाई कहते हैं। एक अकेली को पाइलस कहते हैं, पिलाई या पाइलस। क्या उपयोग है इनका? बैक्टीरिया का लैंगिक जनन का तरीका बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन कहलाता है, जीवाणुओं का संयुग्मन, और उसमें डीएनए का एक्सचेंज होता है। एक बैक्टीरिया से दूसरे में, दूसरे से पहले में डीएनए के खंडों का आदान प्रदान होता है, बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन। किनके द्वारा? पिलाई के द्वारा। पिलाई किससे बनती है? पिलाई में पाई जाती है एक खास तरह की प्रोटीन जिसको पिलिन प्रोटीन कहते हैं। तो कितने सारे प्रश्न बनते हैं इस पॉइंट पर। नहीं होती ऐसी व्यवस्था, क्योंकि यूकैरियोट्स का लैंगिक जनन तो गैमेट्स के द्वारा होता है, तो एब्सेंट होती हैं पिलाई यूकैरियोट्स। नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनिया जैसे कंपाउंड्स में बदलना, इससे सॉइल की क्वालिटी बढ़ती है, उसकी उर्वरक क्षमता बढ़ती है। ये बैक्टीरिया ये काम करते हैं, नाइट्रोजन को बदलते हैं नाइट्रेट, नाइट्रेट और अमोनिया। यूकैरियोट्स में ये क्षमता नहीं होती। लेकिन एक एडिशनल पॉइंट और, कि ये बैक्टीरिया लेग्यूमिनोसी प्लांट्स की एक फैमिली है, लेग्यूमिनोसी, उनकी जड़ों में गांठों की तरह की संरचना बनाते हैं, वहां पर सिम्बायोटिक रूप में, सहजीवी के रूप में रहते हैं, और वहां नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। तो लेग्यूमिनोसी के प्लांट्स को अलग से यूरिया देने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि नाइट्रोजन का फिक्सेशन वहां करते हैं वो प्लांट्स के साथ में पाए जाने वाले बैक्टीरिया। तो अकेले यूकैरियोट्स में एक क्षमता नहीं होती, इन प्रोकैरियोटिक सेल्स में, इन बैक्टीरिया में एक क्षमता पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, कोलेस्ट्रॉल, एक और इम्पोर्टेंट कंपाउंड। इसका नाम सबने सुन रखा है, चाहे वो कम पढ़ा लिखा है, चाहे ज्यादा पढ़ा लिखा है, चाहे गरीब है, चाहे अमीर है, चाहे शहर में रहता है, चाहे गांव में। क्या है कोलेस्ट्रॉल? कोलेस्ट्रॉल प्लाज्मा कला में पाए जाने वाला वह कंपाउंड है
जो प्लाज्मा कला को स्थिरता देता है, उसको स्टेबिलिटी देता है। वरना तो प्लाज्मा कला बह जाएगी, रुकेगी नहीं एक जगह, तो सेल कैसे टिकेगा, सेल कैसे बनेगा। कोलेस्ट्रॉल का होना प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आवश्यक है, लेकिन कोलेस्ट्रॉल बनाने वाले जीन नहीं पाए जाते प्रोकैरियोट में, यूकैरियोट में ही पाए जाते हैं। तो प्रोकैरियोट की प्लाज्मा कला क्या बह जाती है? नहीं। प्रोकैरियोट की प्लाज्मा कला की स्थिरता, उसकी दृढ़ता एक और कंपाउंड है जिसको होपेनोइड कहते हैं। तो प्लाज्मा कला की स्थिरता तो आवश्यक है, यहाँ पर होपेनोइड के द्वारा, वहां पर कोलेस्ट्रॉल के द्वारा। अब बात करते हैं अपन हार्ट डिजीज से संबंधित। प्लाज्मा कला की दृढ़ता बढ़ती है, रिजिडिटी बढ़ती है कोलेस्ट्रॉल के जमाव के साथ साथ। ज्यादा जम गया, यदि ज्यादा इकट्ठा हो गया कोलेस्ट्रॉल, तो प्लाज्मा कला की रिजिडिटी इतनी ज्यादा हो जाती है कि फिर ब्लड वेसल्स में, कैपिलरीज में ब्लड का फ्लो आसान नहीं रहता, उसका लचीलापन खत्म हो जाता है। तो हमारे को स्थिरता रखनी है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इतना कठोर भी नहीं बनाना है कि जिससे हार्ट डिजीज हो। कोलेस्ट्रॉल तो बहुत आवश्यक है, कई सारे प्रश्न बनते हैं कोलेस्ट्रॉल पर, तो उन सबको अपन यहाँ बात कर रहे हैं। कोलेस्ट्रॉल के द्वारा कई तरह के हार्मोन बनते हैं हमारे, और ये हार्मोन भी हमारे जीवन के लिए आवश्यक हैं। तो कोलेस्ट्रॉल तो एक बहुत आवश्यक कंपाउंड है। अब वापस अपन एक बार यहाँ की बात करें, कोलेस्ट्रॉल यहाँ अनुपस्थित है, वहाँ उपस्थित। नेक्स्ट पॉइंट, कोशिका के द्वारा दो प्रकार की एक्टिविटी, फेगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस। कोशिका के द्वारा भक्षण या कोशिका के द्वारा पीना, पायन। किस तरह से कि जैसे हमारी WBC, जैसे अमीबा किसी पैथोजन को, किसी बैक्टीरिया को खा जाती है, जैसे अमीबा पैरामीशियम को खा जाता है, ये फेगोसाइटोसिस कहलाता है। और यदि कोशिका किसी लिक्विड फूड को एज सच ले ले, उसको कोशिका पायन कहते हैं। यदि कोशिका पानी को वैक्यूल बनाकर ले ले, उसको कोशिका पायन कहते हैं। अब अपन साथ में यहाँ पर थोड़ा सा बैक्टीरिया का और एक यूकैरियोटिक सेल का अध्ययन कर लेते हैं। ये बैक्टीरिया है, बाहर की तरफ ये सेल वॉल है, अंदर की तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये छोटी छोटी कणिकाएं, ये राइबोसोम है, बीच में सर्कुलर डबल हेलिकल DNA है। ये बैक्टीरिया का खाना है। ये मेम्ब्रेन को बने थोड़ा सा यहाँ लार्ज कर दिया, ये बैक्टीरिया का खाना है। और ये खाना अंदर नहीं जा सकता, बैक्टीरिया इसको अंदर नहीं ले सकता, और पोषण तो आवश्यक है। तो बैक्टीरिया पोषण कैसे लेगा? बैक्टीरिया अपने एंजाइम बाहर निकालेगा, ये एंजाइम्स बाहर निकल रहे हैं, ये इस खाने को डाइजेस्ट करेंगे, खाने को छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ देंगे, और ये जो डाइजेशन के बाद में जो चीजें बनी, मॉलिक्यूल बने, उनको ये बैक्टीरिया अवशोषित करेगा। तो बैक्टीरिया का पाचन शरीर से बाहर होता है। बैक्टीरिया का पाचन बैक्टीरिया के शरीर में नहीं होता। बैक्टीरिया किसी चीज को खाता नहीं है, पहले बाहर पचाता है, फिर उसको अवशोषित करता है। अब अपन इस यूकैरियोटिक सेल को देखें। सारी यूकैरियोटिक सेल फेगोसाइटोसिस या पिनोसाइटोसिस नहीं प्रदर्शित करती, उनमें सब में एक्टिविटी नहीं होती, लेकिन होती है केवल यूकैरियोट में। तो ये यूकैरियोटिक सेल है, मान लो हमारी WBC। तो इसकी संरचना कैसी है? ये इसका न्यूक्लियस, इसके अंदर ये न्यूक्लियोलस, ये क्रोमेटिन पदार्थ, यहाँ पर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये कण राइबोसोम, जो ER पर भी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर भी है, और फ्री भी है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सीधी सीधी संरचनाएं, ये वक्रित संरचनाएं, ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, और गोल्जी कॉम्प्लेक्स के पास में बनी हुई है लाइसोसोम। ये एक सरल संरचना बनाई है अपन ने, हमारी WBC की मान लें इसको, या अमीबा की। अब मान लो अमीबा को या WBC को कोजन का कोई कण दिख जाता है, जैसे कोई बैक्टीरिया दिख जाता है, या इसको कोई मिल जाता है, पैरामीशियम मिल जाता है अमीबा को। जैसे हमारी WBC संपर्क में आते हैं किसी बैक्टीरिया के, या अमीबा संपर्क में आता है किसी पैरामीशियम के। तो पैरामीशियम के संपर्क में आने पर इस तरह से कप की तरह की संरचना बनती है। चारों तरफ से ये कप की तरह की संरचना ऐसे सिकुड़ कर इस भोजन को अपने अंदर बंद कर लेती है, और ये भोजन धानी बन गई, फूड वैक्यूल बन गई। और अब इस भोजन का पाचन इस वैक्यूल में होगा, बाहर नहीं हुआ, पाचन खाने के बाद हुआ। तो यह विधि कहलाती है फेगोसाइटोसिस। और मान लो इसकी जगह लिक्विड है, लिक्विड फूड है, तो लिक्विड फूड को अंदर लेकर पचाना, ये पिनोसाइटोसिस कहलाता है। कई बार कोशिकाएं जल की पूर्ति भी करती हैं इस विधि से, और जल को भी बंद कर लेती हैं वाटर वैक्यूल्स में, वो भी पिनोसाइटोसिस। G+C कंटेंट ऑफ DNA, GC रेशो भी कहा गया है इसको। GC रेशो ज्यादा होता है प्रोकैरियोट में, कम होता है यूकैरियोट।
क्या है ये जीसी कंटेंट या जीसी रेशो किसको कहते हैं? थोड़ा सा टेक्निकल है लेकिन समझते हैं इसको, है बहुत आसान। डीएनए अपन जानते हैं, डीएनए एक डबल हेलिकल संरचना है जिसके अंदर 4 तरह के क्षार पाए जाते हैं, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन, जिनको अपन क्रम से ए, टी, जी और सी से चिन्हित करते हैं। अपन ये भी जानते हैं कि डीएनए के दोनों हेलिक्स में यदि एक स्थान पर ए आता है तो उसके सामने वाले हेलिक्स में उस स्थान पर टी आएगा, क्योंकि ए और टी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है या पूरक है। इसी तरह से यदि एक हेलिक्स में सी आता है तो दूसरे हेलिक्स में जी आएगा, क्योंकि ये भी एक दूसरे के पूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं। इसका मतलब पूरे डीएनए में जितनी साइटोसिन है उतने की उतनी ग्वानिन होंगी, जितनी एडेनिन है उतनी की उतनी थाइमिन होंगी। हमेशा एडेनिन और थाइमिन की संख्या बराबर होगी, ग्वानिन और साइटोसिन की संख्या भी बराबर होगी। अब ये जीसी रेशो क्या है कि किसी डीएनए में जी प्लस सी पेयर कितनी बार आया है। मान लो अपन कोई डीएनए का खंड देख रहे हैं, उसके अंदर 100 जोड़ी क्षार हैं और उन 100 जोड़ी क्षारों में 55 स्थान पर जी प्लस सी आया है और 45 स्थान पर ए प्लस टी आया है। तो जीसी कंटेंट तो क्या हुआ? जीसी कंटेंट हो गया 55%, क्योंकि जी प्लस सी 55 टाइम्स आया है, 55 जगह पर जी प्लस सी है। और यदि अपन जी प्लस सी को ए प्लस टी से डिवाइड कर दें तो जी प्लस सी है यदि 55%, तो बचा हुआ ए प्लस टी है, तो ये हो गया 45%। तो यदि 55 को 45 से डिवाइड कर दें तो 1.22 के करीब आएगा, ये जीसी रेशो कहलाएगा। तो जीसी कंटेंट या जीसी रेशो ज्यादा होता है प्रोकैरियोट में और कम होता है यूकैरियोट में। एक और इन्फॉर्मेशन कि इसी तरह से यदि कंपेयर करें अपन प्लांट्स के डीएनए को और एनिमल्स के डीएनए को, तो जीसी रेशो एनिमल्स की तुलना में प्लांट्स के डीएनए में ज्यादा होता है। प्लांट्स के डीएनए में जीसी रेशो ज्यादा होता है एनिमल्स के डीएनए की तुलना। इस प्रकार अपन ने प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के सारे डिफरेंसेस को विस्तार से पढ़ लिया है, विस्तार से समझ लिया है, साथ साथ हमारे को याद भी हो गए। सारे प्रश्न अब अपन हल कर सकते हैं, चाहे वो लोअर लेवल के हों या हायर लेवल के हों, किसी भी एग्जाम के हों। अब हम कॉन्फिडेंस के साथ सारे सवालों को कर सकते हैं, हमें रीजनिंग पता है। अब एक इम्पोर्टेंट बात आपको फिर से याद दिला दूं, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करना और शेयर करना न भूलें। साथ ही अपने कमेंट भी ज़रूर दें, आपका हर कमेंट मेरे लिए पॉजिटिव है। और यदि आपकी क्वेरीज हैं तो वो भी पूछें मेरे से, मैं सबका जवाब दूंगा। और यदि आवश्यक हुआ, ऐसा लगा मेरे को बहुत सारी क्वेरीज हो गई हैं और इनके लिए एक वीडियो बनाना आवश्यक है, तो वो वीडियो मैं बना के अपलोड। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय।